बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 का हिस्ट्री का टॉपिक सेकेंड करेंगे, द रशियन रेवोल्यूशन। द रशियन रेवोल्यूशन आज हम ये करेंगे। In one of the least industrialized, the European states, this situation was reversed. यूरोपियन स्टेट्स कौन से थे? लाइक यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे क्या थे? यूरोपियन स्टेट्स। In one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. ये सिचुएशन यूरोपियन स्टेट में कम इंडस्ट्री होने पर यह चीज़ अब बदल रही थी। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट कौन से होते हैं? समाजवाद। इन्होंने क्या किया? रशिया में अपनी गवर्नमेंट ली थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1970। 1970 के अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, 1970 के अक्टूबर के रेवोल्यूशन के बाद, the fall of monarch in February 1917 and the event of October are normally called the Russian Revolution। जब राजा रानी की सरकार फरवरी 1970 में गिर गई थी, तब क्या हुआ? ये इवेंट नॉर्मली, इस इवेंट को क्या बोलते हैं? रशियन रेवोल्यूशन। हाउ डिड दिस कम अबाउट? ये कैसे आई? What were the social and political conditions in Russia when the revolution occurred? जब उस वक्त की ये जो है सोशल मतलब सामाजिक, एंड पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक कंडीशन, गतिविधियाँ क्या थी रशिया की, ये कैसे पैदा हुआ? टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर, लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू ईयर्स बैक द रेवोल्यूशन। अब हम रशिया के पीछे वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे, थोड़ा पीछे जाके, ताकि ये सारी समझ लग सके। अब नेक्स्ट पैराग्राफ 2.1, द रशियन एम्पायर इन 1914। 1914 ज़ार निकोल्स सेकेंड रूल रशिया एंड इट्स एम्पायर। ज़ार निकोल्स क्या था? वो किंग था रशिया का, जिसने रूल किया था रशिया पे और उसके एम्पायर पे। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, रशिया एम्पायर इंक्लूडिंग करंट डेज फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड comprise today Central Asia, Asian states as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan. The majority of religious was Russian Orthodox। ये सारी रशिया की टेरिटरी तब फैल गई थी। करंट डेज की ये जो टेरिटरी है, ये जिनके नाम लिए गए हैं अभी, वो करंट टेरिटरीज थी तब के टाइम की रशिया की। लेकिन द मेजॉरिटी ऑफ रिलीजियन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। पर जो मेजॉरिटी थी रिलीजियंस की, ज़्यादा जो धार्मिक धर्म को मानने वाले, वो कौन से थे? ऑर्थोडॉक्स, मतलब बहुत ही पुराने विचारों वाले, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, रशियन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, वो थे। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ अ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो पैदा हुई थी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में। बट द एम्पायर वॉज इंक्लूडिंग, एम्पायर कौन कौन से थे? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। पर एम्पायर में और भी लोग थे, और कौन कौन से थे? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। Economy and society. At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russian people were agriculturists। जो थी पीपल की मेजॉरिटी कौन सी थी, लोग कौन से थे? वो कौन से
एग्रीकल्चरिस्ट थे, फार्मर्स थे जो खेती बाड़ी करते थे। About 85% of the Russian Empire population earned their living from agriculture. खेती बाड़ी से रशियन 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वो खेती बाड़ी से अपनी जीविका कमाते थे। दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन इन द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा था। For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. फ्रांस और जर्मनी में, फ्रांस एंड जर्मनी में ये कितनी थी? 40 to 50%, right? In empire, cultivators produced the mark as well as their own needs, and Russia was a major exporter of grain. अब कल्टीवेटर्स जो खेती बाड़ी करते थे वो प्रोड्यूस क्या करते थे? जो फॉर द मार्केट एज वेल एज देयर ओन नीड्स, वो जो अपनी ज़रूरतें जो होती थी उन्हीं के मुताबिक वो चीज़ों को बनाते थे। और रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, जो रशिया था वो मेजर जो गेहूं का एक्सपोर्ट करने वाला जो बाहर भेजता था, वो मेन इलाका कौन सा था? रशिया। ठीक है, मेन कंट्री कौन सा था? रशिया। क्लियर बेटा? इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, जो इंडस्ट्री थी वो पॉकेट्स में ही मिलती थी। प्रोमिनेंट्स इंडस्ट्रियल्स एरिया वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्री, जो मेन इंडस्ट्री थी वो सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में थी। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादा जो क्राफ्टमैन थे जो हाथ से चीज़ें बनाते थे, वांटेड टू मच प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एक्सटेंडेड अलॉन्गसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स। वो कम चीज़ें बना पाते थे, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रीज थी वो ज़्यादा से ज़्यादा हाथ का काम वर्कशॉप्स में ही करते थे। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890 विद रशियन रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड। 1890 में ज़्यादा इंडस्ट्री आई और रेलवे नेटवर्क भी ज़्यादा फैला। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, और फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज आके इसमें इंडस्ट्री में पैसा लगाया, वो भी बढ़ा। कोल प्रोडक्शन डबल्ड, जो कोल प्रोडक्शन था वो क्या हो गया था? कोल प्रोडक्शन डबल हो गया। कोल प्रोडक्शन मतलब कोयले का जो प्रोडक्शन था वो डबल हो गया। आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, जो आयरन और स्टील की प्रोडक्शन थी वो भी बढ़ गई। बाय 1900 इन सम एरिया फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। ठीक है, जो 1900 में जो कुछ फैक्ट्रीज थी और जो वर्कर्स थे, क्राफ्ट्समैन जो हाथ से चीज़ें बनाते थे, वो बराबरी में आने शुरू हो गए। क्लियर बेटा? मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, जो ज़्यादातर इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जो इंडस्ट्री को चलाते हैं उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर ऑफ वर्क। सिर्फ गवर्नमेंट नाम मात्र की थी, वो फैक्ट्री में सुपरवाइज करती थी क्योंकि कम से कम वेजेस ना दिए जाएं और ज़्यादा समय तक काम ना करवाया जाए, इसलिए वो एक सुपरवाइज करती थी सरकार। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल बीइंग ब्रोकन। जो फैक्ट्री ऑनर थे वो किसी भी तरह का कोई भी रूल तोड़े ना। इन क्राफ्ट यूनिट स्मॉल वर्कशॉप्स एंड द वर्किंग days was something 15 hours compared with 10 or 12 hours in factory। जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी उसमें 15 घंटे काम करवाया जाता था, इसके बावजूद के 10 से 12 घंटे फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता था। एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम टू डॉर्मिटोरीज। डॉर्मिटोरीज होता है एक बड़ा सा कमरा जहाँ पे लार्ज एरिया ऑफ, जैसे यू हैव सीन इन द पिक्चर, इट इज़ कॉल्ड डॉर्मिटोरीज। डॉर्मिटोरीज मतलब एक कमरा जहाँ पे काफ़ी सारे बेड लगाए हों
और उसमें दूसरे लोग रह रहे हैं, ठीक है। वहीं पे वो काम करते थे, वहीं पे वो काम करके वहीं पे सो जाते थे और वहीं पे वो अपना सारा मतलब 15 आवर्स और 10 से 12 घंटे तक भी फैक्ट्रीज में वो काम करते थे और वहीं पे रेस्ट करते थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, जो वर्कर्स को सोशल ग्रुप में डिवाइड किया गया था। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होते थे जो विलेज से आते थे। अदर हैड सेटल इन सिटी परमानेंटली, कुछ लोग यहीं पे सिटीज़ में सेटल हो गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, जो वर्कर्स थे वो गुण से जाने जाते थे, गुण से डिवाइड होते थे। और मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग कॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसीडर्ड, जो मेटल वर्कर्स थे जो वो अपने आप को बोलते थे कि मेटल वर्कर कंसीडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स। एरिस्टोक्रेट होते हैं जो अमीर, मतलब अपने से मतलब काफ़ी ज़्यादा स्किल वाले वो अपने आप को समझते थे। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, जो उनकी जो ऑक्यूपेशन थी, जो उनका काम था, वो ज़्यादा स्किल और ट्रेनिंग मांगती थी, इसलिए जो वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। Women made up 31% of the factory labor force by 1914. 1940 में 31% वोमेंस ही काम करती थी, बट दे वर पेड लेस देन मैन, पर वो आदमियों से कम उनको वेजेस मिलते थे। जैसे मैन को 100 रुपीज़ मिलता है तो औरतों को 50 या 60 इस तरह मिलते थे। बिटवीन हाफ एंड द 3/4 ऑफ द मैन वेजेस। डिवीज़न अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू, उनको अलग अलग तरह की ड्रेसेस भी डलवाई जाती थी और उनकी डिविजन्स की जाती थी, जिससे दूर से पता चलता था कि ये इस कैटेगरी का बंदा है, ये इस कैटेगरी का है। Some workers formed association to help members in time of unemployment or financial hardship, but such association were few. कुछ एसोसिएशन ग्रुप्स बने जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी और फाइनेंशियल हार्डशिप, मतलब जिनके पास पैसा नहीं होता था उनको हेल्प किया जाता था, और लेकिन इस तरह की एसोसिएशन बहुत कम थी। Despite divisions, workers did unite to stop work. स्ट्राइक वर्क होता है बेटा, वर्क को ख़त्म किया जाए। अभी अगर उनको वेजेस सेम नहीं मिलते थे, उनको अपने हिसाब से वेजेस नहीं मिलते थे, तो वो स्ट्राइक कर देते थे, ठीक है, काम ख़त्म रोक देते थे। व्हेन दे डिसग्रेस एंड एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशंस, अगर कोई उनके साथ बदतमीज़ी की जाती थी तो एकदम से स्ट्राइक हो जाती थी। दी स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 to 1897। ये स्ट्राइक्स ज़्यादातर तेज़ी से बढ़ी कहाँ पे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब जो कपड़े की इंडस्ट्री होती है ना, जहाँ पे कपड़ा बनता है, उसको बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे। और मेटल इंडस्ट्री, जहाँ पे मेटल का काम किया जाता है, उस इंडस्ट्री में ये स्ट्राइक्स बहुत तेज़ी से हो रही थी। मेटल इंडस्ट्री में 1902 में। क्लियर बेटा? इन कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट द नोबिलिटी, जो गांव का एरिया था, कंट्री साइड मतलब गांव का एरिया था, पीजेंट कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड, वो खेती बाड़ी ही करते थे, पीजेंट मतलब फार्मर्स। बट नोबिलिटी, जो उच्च स्तर के लोग थे, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़। नोबिलिटी होती है कि अमीर लोग, ठीक है, जो किंग और क्वीन के क्लोज होते हैं। द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज़, वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बना रहे थे। लाइक वर्कर्स पीजेंट, टू वर डिवाइडेड, वर्कर्स पीजेंट्स ये भी डिवाइड किए जा रहे थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या रिलीजियस बनाया जा रहा था। बट एक्सेप्ट इन ए फ्यू केस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, पर फिर भी इनके इस सब के बावजूद
उनको किसी भी तरह की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी जैसे कि नोबिलिटी वाले लोगों को की जाती थी। नोबल गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द ज़ार। जो नोबल्स थे उनकी पावर और पोजीशन सेट होती थी कैसे? किंग के द्वारा, ज़ार के द्वारा, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। लोकल पॉपुलैरिटी के लोकल लोग उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, बट कि ज़ार ज़्यादा, किंग ज़्यादा पसंद करता था, इसलिए उनकी ज़्यादा पोजीशन और पावर्स को सेट किया जाता था। दिस वॉज अनलाइकली फ्रांस वेयर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ये तब हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ब्रिटेन में। पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। जो पीजेंट थे रिस्पेक्टेड नोबल्स, रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स को, पर बाद में उन्होंने फाइट किया उनके लिए। इन रशियन पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। रशिया में पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स थे, किसान थे, उन्होंने क्या किया कि नोबल्स की जो लैंड है वो उनको दी जाए। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट। उन्होंने वो सोच रहे थे कि ये इस ज़मीन पे हम लोग काम कर रहे हैं तो ये ज़मीन भी हमारी होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता कुछ लैंडलॉर्ड्स की, कुछ जिनकी ज़मीन होती थी उनको मारना शुरू कर दिया। ठीक है। इन 1902 दिस अकर्ड इन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। ये ज़्यादा बड़े पैमाने में होना शुरू हो गया साउथ रशिया में। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। पूरे रशिया में ये सारी चीज़ें दोबारा होनी शुरू हो गई इन 1905 में। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीजेंट इन अनदर वे। जो रशियन पीजेंट थे वो डिफरेंट थे यूरोपियन पीजेंट से। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड दे कम्यूट मीट डिवाइडेड इट। वो अपने लैंड को पीरियडिकली, मतलब अलग अलग हिस्सों में बांटते थे, एंड डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज। और जो फैमिलीज थी उनको क्या ज़रूरत थी, उस हिस्सों में उनकी लैंड को बांट दिया जाता था। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ 2.3, सोशलिज्म इन रशिया। अब सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म मीन्स समाजवाद। रशिया में किस तरह का समाजवाद आया उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1940। 1940 में जो पॉलिटिकल पार्टी से थी रशिया में वो इलीगल थी। ठीक है। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो बनी थी 1898 में, वो एक सोशलिस्ट, कार्ल मार्क्स जो एक सोशलिस्ट था, उनके आइडियाज़ को फॉलो करती थी। However, because of the government policy, it had to be operated an illegal organization. ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो कानून को ना मानने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती थी। इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। ये क्या सेट करती थी? अपनी न्यूज़पेपर में अपनी बातें रखती थी, मोबिलाइज वर्कर, लोगों को 1 to 1 करके बात समझाई, मोबाइल मतलब मीडिया थ्रू अपनी चीज़ों को समझाया जाता था, और ऑर्गेनाइज की जाती थी स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था। Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made up natural socialist। कुछ रशियन सोशलिस्ट ये सोचते थे कि जो ये पीजेंट हैं वो अपनी लैंड को डिवाइड कर रहे हैं, मेड अप नेचुरल सोशलिस्ट के द्वारा। सो पीजेंट नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। सो पीजेंट एंड वर्कर्स इसका मेन फोर्स नहीं कर रहे रेवोल्यूशन का, एंड रशियन कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन
अदर कंट्रीज। जो रशिया था वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी समाजवाद की तरफ बढ़ रहा था बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड, गाँव के इलाकों में वो सोशलिस्ट थे, एक्टिव हो रहे थे थ्रू द लेट 19th सेंचुरी के टाइम में। दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। उन्होंने क्या बना दी थी? सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी कब बनाई थी? 1900 में। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट राइट एंड डिमांड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल बाय ट्रांसफ़र ऑफ पीजेंट। ये सोचते थे दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट, ये पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी डिमांड्स के लिए फ़ाइट करती थी और ये ट्रांसफ़र करती थी नोबल्स ट्रांसफ़र टू द पीजेंट, के नोबल्स की जो ज़मीनें थी वो ट्रांसफ़र करवा देती थी पीजेंट्स को। सोशल डेमोक्रेट्स डिसग्रेस्ड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अबाउट पीजेंट। जो सोशल डेमोक्रेट थे वो अपने आप को मतलब इंसर्ट समझते थे कि ये सोशल रेवोल्यूशनरी जो पीजेंट की है ये गलत है। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। जो पीजेंट्स हैं, लेनिन जो थे वो सोच रहे थे कि ये जो पीजेंट है ना वो एक ग्रुप में नहीं है। सम वर पुअर सम रिच, कुछ अमीर थे और कुछ गरीब थे। सम वर्कड एज लेबरर वाइल अदर वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। कुछ लेबर थे जो दिहाड़ी करते थे और कुछ पूंजीवादी थे, ठीक है, जो वर्कर्स को काम देते थे। गिवन दिस डिफ्रेंशिएशन विद इन दैम, ये जो भेदभाव हुआ है ना, ये जो डिफ्रेंशिएट हुई है, अंतर आया है, दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। ये एक सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं था। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पार्टी थी वो डिवाइड हो गई थी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी थी कि उनकी डिमांड क्या थी। ये पार्टी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही थी। वेलमेडिव लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप थ्रू दैट इन repressive society like Eastern Russian, the party should be disciplined and should control the number and equality of its members. जो वेलमेडिव लेनिन थे ना, वो क्या सोचते थे? थॉट दैट द रिप्रेसिव सोसाइटी, जो तसार की, जो रशिया की रिप्रेसिव सोसाइटी थी, वो शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ। ये डिसिप्लिन थी और काफ़ी लोगों के साथ कंट्रोल की जा रही थी और क्वालिटी मेंबर्स, ज़्यादा मेंबर्स थे जो सोच समझ के किसी चीज़ पे काम करते थे। अदर थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी। और बाकी सोचते थे कि ये पार्टी सबके लिए खुली है जर्मनी में। I hope you all understand this topic. We will continue 2.4 topic in the next video. Thank you beta. Thank you.